छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को अब महज 5 महीनों का समय ही बाकी है, जिसे लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार के कामकाज की उपलब्धियों पर चुनावी मैदान में है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस छिड़ गई है। पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर की तमाम राजधानियों में मीडिया संवाद के माध्यम से केंद्र सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी की इन कोशिशों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के मंत्री अमरजीत भगत इत्तेफाक नहीं रखते। छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने महंगाई, बेरोजगारी, रेल, हवाई अड्डों जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। लेकिन छत्तीसगढ़ आकर के क्या बताएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जाकर क्या बताएंगे। 9 साल में हमने कितना महंगाई बढ़ाया है, कितना बेरोजगारी बढ़ा है। गैस का दाम 400 से बढ़ करके 1200 हो गया है। रेलवे को हम निजी हाथों में दे दिए, एयरपोर्ट को निजी हाथों में दे दिए, पोर्ट को हम निजी हाथों में दे दिए। क्या क्या उपलब्धि क्या बताएंगे, बताने के लिए कुछ इनके पास है नहीं। बात केंद्र सरकार की है तो मुद्दे भी राष्ट्रीय उठे हैं। मंत्री अमरजीत भगत के सवालों पर बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर जवाब भी दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कठिन समय में मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। मोदी जी के आने के बाद दुनिया में भारत की साख बढ़ी, मान सम्मान बढ़ा, छत्तीसगढ़ को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सहयोग मिला। जल जीवन मिशन, किसानों के लिए प्रधानमंत्री आवास, पीएम ग्राम सड़क योजना, हर प्रकार से छत्तीसगढ़ को मदद मिली। रेलवे, नेशनल हाईवे के लिए काम हो रहा है। 9 साल पूरे हुए हैं। देश भर में 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। ऐसे कठिन समय में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पिछले 9 सालों में देश में चौतरफा विकास का काम किया। हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की। गांव, गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, आधारभूत संरचना को मजबूत करने का काम, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण का काम। दुनिया में भारत की साख बढ़ी, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा और देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की। पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल के कामों के माध्यम से बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह तलाश रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपने काम के आधार पर सत्ता में वापसी करने का दम भर रही है। लिहाजा छत्तीसगढ़ में अब स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होते दिख रहे हैं। आगामी चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में जनता किन मुद्दों पर अपना वोट देगी और कौन सी पार्टी अपना जादू चलाने में सफल होगी। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। पीएम के 9 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस छिड़ गई है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या केंद्र सरकार के काम के आधार पर सत्ता की राह तलाश रही बीजेपी? छत्तीसगढ़ में स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दे क्यों हो रहे हावी? क्या कांग्रेस अपने काम के आधार पर फिर जीत पाएगी छत्तीसगढ़? चुनाव नजदीक आते ही क्यों गिनाए जा रहे हैं काम?
तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं के एस चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और अब बीजेपी जोर शोर से वो जो 9 साल में जो काम हुए हैं उनको गिनाने जा रही है। कैसे देखते हैं इसे, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, देखिए, पिछले 9 साल में मोदी जी का जो कार्यकाल है उसमें काम तो हुए हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए कोई भी सरकार रहती है तो काम तो करती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब एक मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी गुजरात में थे और गुजरात में जिस तरह से उन्होंने विकास का काम किया था, एक विकास मॉडल गुजरात का दुनिया में जो प्रसिद्ध हुआ था, भारत में भी प्रसिद्ध हुआ था, और उसको लेकर जनता का जिस तरह से विश्वास था नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और इसलिए उनको इतना बड़ा बहुमत देकर जो है सत्ता में केंद्र में जनता ने लाया था कि जो है देश में जिस तरह से समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, असमानता जिस तरह से बढ़ रही है, तमाम जो चिंताएं और समस्याएं हैं उस पर मोदी जी अच्छा काम करेंगे बनिस्बत कांग्रेस की तुलना में जो है अच्छा काम कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। यही सब आकांक्षाओं के आधार पर जनता ने दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि 9 साल में जनता की जिस तरह से आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, वो उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ कमी रह गई है, मुझे लगता है। देखिए, सरकार ने नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी का फायदा कहां से मिला? 99% जो है नोट जो है आपके सिस्टम में आ गए। काला धन आपका जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। अभी नोटबंदी 2 कर दिया गया। जीएसटी को जिस तरह से बेतरतीब ढंग से लागू किया गया उसका भी फायदा नहीं मिला। आज भी जीएसटी में सैकड़ों की तादाद में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं, व्यापारी परेशान है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम की बात जो है बहुत की जाती है। मैं कहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है इस सरकार का, भाजपा का शुरू से। देखिए, ये छत्तीसगढ़ में भी जब 15 साल रमन सिंह की सरकार थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, अच्छे अच्छे सड़कें बनाए गए, लेकिन उनका लाभ किसको मिल रहा है? आप आज देखिए, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट किया गया, एयरपोर्ट में जिस फ्लाइट की कीमत किस तरह से बढ़ा दी गई, उसका लाभ किसको मिल रहा है? हाईवे में टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि 150 किलोमीटर की यात्रा में पहले 3000 टैक्सी वाला लेता था, आज 5000 लेता है, क्योंकि उसमें 800-900 रुपया उसको केवल टोल टैक्स देना होता है। तो विकास तो हुआ है, लेकिन विकास का जो लाभ है, जिस तरह से आम आदमी को, एक मध्यम वर्ग को, असंगठित क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। उसमें कमी जो है देखी जा रही है। इसका लाभ बड़े वर्ग को, उच्च वर्ग को, कारपोरेट वर्ग को अधिक मिला है। तो ये एक 9 साल के विकास की खामियां हैं। और आर्थिक मुद्दों पर यदि हम देखते हैं तो यूपीए का जो कार्यकाल था, मनमोहन सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल, उस 10 साल में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था वो 10% था। 2010 में तो 10% से भी ऊपर, 10.8 मतलब 11% का ग्रोथ रेट था एक साल का। और एवरेज हम 10 साल की बात करते हैं तो 10% का ग्रोथ रेट था। मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में उसका आधा है, मात्र 5% एवरेज जो है ग्रोथ रेट है। तो आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत सारे काम जो सरकार कर सकती थी, क्योंकि सरकार के पास प्रचंड बहुमत था। भाई, लोगों ने इसलिए तो भरोसा जिस तरह से दिलाया था कि ये काम जो है होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं चौहान साहब से आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूं। चौहान साहब, क्या कहेंगे लखन चौधरी जी की बात पर? जोशी जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जैसे उन्होंने इनकम की बात करी, हम सब कुछ छोड़ के पहले ये देखते हैं कि हमारे इनकम पर कैपिटा कितनी, और पहले हमारा आर्थिक का क्षेत्र कितना था, क्या आंकड़े थे, क्या आकार था, ये देखना है। 112 लाख करोड़ रुपया 2014 में था। आज 272 लाख करोड़ रुपया आकार है हमारे अर्थव्यवस्था का। हमारी अर्थव्यवस्था जो 9वें स्थान पे थी, आज वो 5वें स्थान पे है। ये हमारे को नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, अब आ जाते हैं इनकम पर कैपिटा। तो इनकम पर कैपिटा में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो महंगाई बोलते हैं, तो
महंगाई अभी जो है वो 11 सालों में डबल हुई। इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है वो 11 सालों में डबल हो रही है। आप रेट देख सकते हैं। लेकिन जो इनकम पर कैपिटा 80,000 रुपए थी 2014 में, और आज है 1,70,000 रुपए इनकम पर कैपिटा 2023 में। तो इसको क्या बोलेंगे? तो 9 साल में डबल से भी ज्यादा हमारी इनकम हुई है। इसका मतलब ये है कि जो महंगाई हुई है उससे ज्यादा हमारी इनकम बढ़ी है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बहुत सारे विकास हुए हैं। जो हम पहले 12-14 किलोमीटर रोजाना सड़क बनाया करते थे 2014 में, और आज जो बनाते हैं वो 38 किलोमीटर रोजाना सड़क बनाते हैं। आप अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि महंगाई बढ़ी है, नेचुरली महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसकी तादाद पे हमारी इनकम बढ़ी है। और दूसरी बात यह है कि जो रोड जा रहे हैं, रोड से कनेक्शन, जो कनेक्टिविटी बढ़ती है जिसमें इनकम बढ़ती है। चौहान साहब, क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने बोला कि महंगाई के अनुपात में इनकम बढ़ी है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल में जो बेरोजगारी की दर है वो तो अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है। तो इनकम बजाय बढ़ने के जिनके पास रोजगार था उनका भी रोजगार छिन गया। उस पर क्या कहेंगे? जी। मैं आपको बता रहा हूं कि रोजगार छीना नहीं है। हम रोजगार किसको बोलते हैं? सरकारी नौकरी को रोजगार नहीं बोला जाता है जी। 7,21,000 युवकों को 7,21,000 युवकों को 7 लाख करोड़ रुपया दिया गया है लोन के तहत, ताकि उनका बढ़ सके, अपना बिजनेस बढ़ सके। इसी वजह से जो 19 लाख करोड़ एक्सपोर्ट था हमारा, आज वो बढ़ के 36 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हम सिर्फ उसमें नहीं बोल सकते हैं कि हमारे मनरेगा में जो पैसा आता है और दूसरी चीजों में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने का, कि बाहरी जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश में आते हैं, और उससे कनेक्टिविटी जो बढ़ती है उससे हमारा फायदा होता है। और मैं एक बात बता दूं कि रोड टैक्स का या टोल टैक्स जरूर बढ़ा है, लेकिन उससे ज्यादा हमारा फ्यूल जो है वो कम हुआ है, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी आप देख लीजिए, रोज की जो माइलेज है वो कम हुई है, डीजल कम लगता है। अगर मान लीजिए कि महंगाई ज्यादा बढ़ी रहती और अगर भुखमरी ज्यादा आई रहती, तो पहले जो 2.5% लोगों के पास व्हीकल थे, आज वो 4.5% कैसे रहते? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी। चलिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं अगर उनको गिनाने जाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी के पास में जाना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, क्या ये कहा जाए कि केंद्र के कामों को गिना करके बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह तलाश रही है? क्या कहेंगे? देखिए दिवांशु जी, सबसे पहले तो क्या है, छत्तीसगढ़ में इनके पास कुछ ना मुद्दा है ना चेहरा है। ये सबको मालूम, पूरी जनता को मालूम है। तो इनको क्या है, पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, उसमें भी मोदी जी को ले महापौर यहाँ बना देंगे रायपुर में। तो इनके पास कुछ नहीं, मुद्दा भी नहीं। और 9 साल में क्या किया सबके सामने। देखिए, मैं अभी आर्थिक मुद्दे पे बात कर रहे, लखन जी ने बोला, अभी चौहान जी ने बोला, तो मैं थोड़ा सा चौहान जी में और ऐड कर दूं। सॉरी, लखन जी अभी आर्थिक मुद्दे पे ने बोला, अभी चौहान जी ने बोला, तो मैं थोड़ा बात करूँ जो हमारे 10 साल से यूपी के उससे और अब अभी के 9 साल में, उस समय 9% की इंक्रीज हुई थी और आज 6% की इंक्रीज हुई। ये है आंकड़ा। अब तो जीडीपी पर कैपिटा की बात करूं, हमारे समय 10 साल में 8% की इंक्रीजिंग हुई थी, इनके समय 4% की इंक्रीजिंग हुई है। अब मैं जीडीपी नॉमिनल की बात कर ले तो हमारे समय 10% बढ़े थे, इनके समय 4% बढ़े। तो ये है आंकड़ा। ये जितने भी आंकड़े जो बताते रहे, सिर्फ एक गुमराह करने के फर्जी के तरीके से बताते। और एक बात चौहान जी की बात को जवाब दूंगा। इन्होंने ये तो माना महंगाई है और ये बोले उसी अनुपात पे सैलरी या इनकम है वो बढ़ी है। भाई कैसे हो सकता है ये? जब यहाँ लोगों को बात कर ली, खुद ही बोले कोई चीज 50 रुपए की चीज आज 100 रुपए मिल रही है और जो इनकम है वो 10 से 30 रुपए ज्यादा हुआ है। तो ये कहाँ से बोल रहे कि उसी अनुपात से इंक्रीज हुई है इनकम? ये सरासर गलत बोले। लोगों के पास यहाँ पे महंगाई के मारे, आप खुद बता दीजिए, उज्ज्वला योजना जिसकी एक पीठ सबसे बात है, दूसरा सिलेंडर नहीं भरा पा रहे, 1200 रुपए गरीब कहाँ से लेके आएगा? ये बताइए। सबसे बड़ी बात और जो पर डॉलर बैरल का जो है रेट वो इतना कम हुआ है और पेट्रोल बिजली कहाँ? और एक और बात चौहान जी की मैं बात को बताता हूँ, ये बोले रोड बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, फ्यूल कम लग रहा है।
अरे लखन जी तो अभी बताइए, और वो तो हम लोग पर्सनली भी इसको महसूस करते हैं। जब आप रोड पे चलते हैं, टोल नाके में इतना आपको देना पड़ रहा है, डबल कभी कोई ट्रिपल देना पड़ रहा है। ये चौहान जी को पता होगा, यहाँ से राजनांदगांव जाते हैं तो वहाँ कितना कितना टोल लगता है। तो आपने सड़कें बना दी है, फ्यूल का रेट तो और बढ़ गया है, 100 से ऊपर ही है पेट्रोल डीजल, और उसके बाद टोल भी देना पड़ रहा है। तो आप कहां से बोल रहे हैं कि फ्यूल कम हो रहा है? आपका फ्यूल का रेट वही और ऊपर से टोल पकड़ा दे रहे हैं। तो तरह से भ्रम फैला रहे हैं। और 9 सालों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लागत आदि करेंगे, उल्टा हो गया। 2022 तक बोले थे कि किसानों की आय दोगुनी, नहीं हुआ। हर गरीब को घर मिलेगा, नहीं हुआ। इवन 9 साल में ये हुआ कि दलितों के ऊपर अत्याचार हुए वो 23% बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा है। तो हालात बहुत बुरे हैं अभी। मैं कल परसों की बता देता हूँ। वो ये कहते हैं, जी वो ये कहते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पे क्या हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई, वही बेटियां जिनके ऊपर हम गर्व कर रहे थे, मोदी जी खुद उनकी पीठ थपथपा रहे थे, और जब उनको घसीट के ले जाया जाता, मोदी जी वहीं थे दिल्ली की कुछ ही मीटर की दूरी पे थे, उन्होंने कुछ बोला? ये है असली चेहरा मोदी जी का, या मैं बोलूंगा केंद्र सरकार का। इस तरह सर ये अपनी मार्केटिंग करते हैं, मोदी जी अपने प्रचार करते हैं, और जनता का कोई नहीं सोचता। गरीब जनता के लिए कुछ। मैं अभी एक और रिपोर्ट बताता हूँ। 2 दिन पहले एक प्रतिष्ठित अखबार में छपा, लखन जी को मालूम भी होगा, जो विदेशों में जो अमीर है, बिल गेट्स लेकर तमाम, उनकी आय में कमी आई है। मगर हमारे भारत में जो 2 अमीर है, अंबानी और उनकी आय में वृद्धि हुई है। तो ये साफ दिखाता है कि आप यहाँ पे जो केंद्र में है या भारत में जो सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए काम कर रही है, गरीबियों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सत्यप्रकाश जी, आय में कमी आई है। और 27 लाख से ज्यादा जो है वो बीपीएल के अंडर में आ गए पिछले 9 साल में। सत्यप्रकाश जी, सरकार की 23 लाख वो ये कहते हैं जी, वो ये कहते हैं कि दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। जब इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं कि दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मोदी जी के पैर छू रहे हैं, ऑटोग्राफ मांगे जा रहे हैं, कहते हैं कि नहीं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है मोदी जी ने पिछले 9 सालों में। क्या कहेंगे इस पर? वही मैं बता रहा हूँ, वही चीन हमारे 1000 वर्ग किलोमीटर के अंदर घुसा हुआ है, क्लीन चिट मिल जाती है, और हमारे रक्षा मंत्री पता नहीं किससे बैठ के करते रहते। ये है हमारे साथ। ऑस्ट्रेलिया से होके आते हैं और यहाँ लैंड भी नहीं करते हैं, और 5 राज्य जिनमें उनका यूपी और उत्तराखंड भी, उनके बच्चों को बैन कर दिया जाता है यूपी में, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। और वही ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही लैंड होते हैं, वहाँ वही ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में वही बीबीसी जो यहाँ पे बैन किया हुआ है, वहाँ पे वो मोदी का जो गुजरात दंगों की जो बीबी वो है पिक्चर है, वो दिखाई जाती है। ये है हमारे जो मोदी जी का डंका है विदेशों में। तो ये तरह सर जो सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है। आप बताइए ना, वही एक्सचेंज पहुंचते हुए बैन कर दिया जाता है। ये आपका डंका है, ये आपकी विदेश की नीति है। ये तरह चीन आपको लाख दिखा रहा, आप बोलते हम आप क्लीन चिट दे देते। चलिए ठीक है, मैं आपकी क्लीन चिट देते, ना कोई आया है ना घुसा है, और पता नहीं हमारे डिफेंस मिनिस्टर किससे बैठ के बातें करते, किससे समझौता। 3 साल से पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे। 1000 स्क्वायर फीट किलोमीटर इतना एरिया है जहाँ पे 3 सालों से हमारे सैनिक पेट्रोलिंग नहीं कर रहे। तो किसको आप बोल रहे ना आया, ना कोई ना आया ना घुसा है, और दूसरी तरफ आप बातचीत कर रहे। तो इस तरह से चलिए प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जी 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 ठीक है, रिएक्शन ले लेता हूँ। जी चौहान साहब क्या कहेंगे? जी जी जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो इनकम है वो डबल हुई है कि नहीं हुई है, ये आप आंकड़े देख सकते हैं। आज की डेट में आंकड़े पूरे ऑनलाइन है। 80,000 रुपए पहले पर इनकम पर कैपिटा थी, आज 1,70,000 है कि नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और वो एक आदमी या 2 आदमी की नहीं है, ये पूरे 130 करोड़ जनता की है। दूसरी बात, पहले हमारे छत्तीसगढ़ में ही 3,81,315 किलोमीटर सड़कें बनी थी पिछले 75 सालों में, और इस 9 सालों में हमारे 3,49,103 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, जो कि 10,000 गांवों को जोड़ा है उसने। ये छत्तीसगढ़ की बात सिर्फ मैं बोल रहा हूं। अब पहले की बात छोड़िए, 26,68,601 सिलेंडर दिए गए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। वो क्या है, केंद्र सरकार ने दिए हैं। अब किसानों की बात कर लें तो किसान प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हमने 16 गांव जो है वो आदर्श गांव बना दिए हैं। प्रधानमंत्री कृषि उपकरण के तहत हमने 100% सब्सिडी दी है। प्रधानमंत्री ट्रैक्टर वितरण के तहत हमने 2000 ट्रैक्टर वितरण किए हैं। अब आप मैं और एक बात बता दूं कि 40 लाख किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत सम्मानित किया गया है, और 2201 घर वहां बनाए गए हैं जहां घोर नक्सली इलाके थे, वहां बनाए गए हैं। मैं आपको एक आंकड़े बताना चाहता हूं
कि 40 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं पूरे भारत में और 5 लाख गांव ऐसे ऐसे हो गए हैं जो खुले शौच से मुक्त हो चुके हैं। ये जी जी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। ठीक है, ठीक है, 18,000 गांवों में और ठीक है। एडिशनल बिजलियां जी, जी, गिराई चौहान गई साहब, है, जो जी। कि हमें गर्व से बोल सकते हैं। ठीक है चौहान नहीं, साहब, इतनी सारी चीजें हुई देखिए, हैं, अगर आप देखिए, गिनाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। बहुत चलिए, सारी बहुत ठीक है, सारी ठीक है, चीजें हुई हैं। और सौ ठीक है। बात की एक बात जोशी जी, 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 सौ बोलिए, बात बोलिए। की एक बात, अगर जनता बहुत जागरूक है, आज 82% साक्षर है हमारे हिंदुस्तान में, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर 9 सालों में इन्होंने 52 चुनाव लड़े हैं तो सिर्फ 5 चुनाव जीते हैं, उसके बाद हारे हैं। ठीक क्यों है, ठीक हारे है। हैं? चलिए, क्योंकि ठीक है। भारतीय जनता पार्टी इसको दे रही है। और अभी बोल रहे थे कि मोदी ये करते, तो मोदी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक काम है, जिस काम के ठीक है, खातिर चलिए, ठीक है। यहाँ की जनता वोट देती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। लखन चौधरी जी के पास में वापस आना चाहूंगा। चौधरी साहब, जिस तरीके से अभी चौहान साहब गिना रहे थे, पर कैपिटा इनकम की उन्होंने बात की, छत्तीसगढ़ की सड़कों की उन्होंने बात की, और सिलेंडर की भी बात की, और कृषि उपकरणों की भी बात की, क्या कहेंगे उनकी बात पर? जी देखिए दिव्यांशु जी, सड़कों पर तो काम हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह की सरकार ने किया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कह चुका हूं, उसको रिपीट मैं नहीं करूंगा। जी। दूसरी बात जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना इस सरकार के प्राथमिकता में हमेशा रहती है। देखिए आप संसद भवन किस तरह से जो है 2.5 साल में काम किया गया, और तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में सरकार काम कर रही है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा है। जहां तक हम हमारे दर्शकों का एक मैं बात उनको स्पष्ट कर दूं दर्शकों के समझने के लिए, कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो कही जाती है कि प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हुई है और बढ़ी है, ये सच्चाई नहीं है। देखिए 2004 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी, पर कैपिटा इनकम थी, वो मात्र $600 थी। $600 2004 में। और ये 2014 में मनमोहन सिंह के सरकार में 1600 हो गई थी। $1000 प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई थी। 10% का ग्रोथ हुआ था। एनुअल जो कंपाउंड ग्रोथ है 10% का था। यही 2023 में, 2014 के बाद हम 2023 की बात करते हैं दिव्यांशु जी, $1600 जो थी प्रति व्यक्ति आय, वो बढ़ के अभी मात्र 2400 के आसपास है। मतलब 4.5% के आसपास मात्र बढ़ी है। तो जब हम इसको परसेंटेज में बात करते हैं, 2500 भी नहीं पहुंचा है अभी पर कैपिटा इनकम जो है, $2400 के आसपास है। तो जब हम आंकड़ों में बात करते हैं, तो आंकड़ों में तो बढ़ा हुआ आपको दिखेगा नेचुरली, ऊपर से डॉलर का रेट बढ़ा है। लेकिन जब उसको हम एनुअली कंपाउंड उसका ग्रोथ रेट निकालते हैं, तो उसमें आधा भी नहीं है आपके 9 साल में। जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10% था, अभी आपका 9%, 9 साल में 4% है मात्र, आधा भी नहीं है। चलिए, ठीक है, ठीक है। कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है? जी 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 जी, आपकी इसी बात पर मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। चौहान साहब, क्या कहेंगे चौधरी जी की बात पर? मैं ये बोलना चाहता हूं कि महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, आज की डेट में आप देखेंगे ना, पिछले 11 साल का जो है इन्फ्लेशन का जो रेट है, जिसको अपन महंगाई बोलते हैं, वो डबल हो रही है। 1 रुपए का डबल हो रहा है, 2 रुपए हो रहा है। 2 रुपए का 1 रुपए पहले था, और 1 रुपए का 2 रुपए हो रहा है 11 साल में। लेकिन आज जो आप देखेंगे 9 साल में डबल हो रही है इनकम। तो इनकम ज्यादा जल्दी हो रही है कि महंगाई ज्यादा हो रही है, ये हमारे को देखना पड़ेगा। ये सीधा गणित है। आप इसको झुटला नहीं सकते हो। पुराने आंकड़े को ले आइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो ज्यादा था। ठीक है। पहले एफडी जो हुआ करती थी, बिल्कुल सही कहा आपने चौहान साहब। चलिए, ठीक है जी। पहले जो एफडी हुआ करती थी वो 5 सालों में हुआ करती थी, और आज जो एफडी हुआ करती है वो 9.5 सालों में हुआ करती है। ठीक है नहीं बोलना चाहिए। और इन्फ्लेशन का रेट जो चलिए, ठीक है चौहान साहब, समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमान को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दों पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जनता को तय करना है कि उसे राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर वोट देना है या स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट देना है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।